नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूत और गवाह के ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाह को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जो गवाह के ना होने से चल नहीं पाए। सैकड़ों केसों में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और गुनहगार छूट गए। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से भी पलट जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195(a) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की है। आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं नवीन पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। तो नवीन पांडे जी, आपको गवाहों के हक के बारे में आज कानूनी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं 0120612797 और 012061279768। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। गवाह की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कानूनी सवाल अगर आपके मन में है, आप जानना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को यही बताइए कि गवाह की जो सुरक्षा है वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये समझना चाहेंगे सबसे पहले। गवाह की सुरक्षा के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए गए हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसमें दिशा निर्देश दिए हैं। जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं गवाहों की सुरक्षा के लिए, उसके तहत सबसे पहले तो विटनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। जैसे इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए कैटेगरी वो होता है जहां पर विटनेस या उनके डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स को किसी प्रकार का थ्रेट दिया जाता है, किसी प्रकार की धमकी दी जाती है, जान से मारने की हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की जी। कैटेगरी बी वहां होता है जहां पर गवाह की सुरक्षा, उनकी रेपुटेशन है ना, या फिर उनकी संपत्ति के ऊपर उससे संबंधित कोई धमकी दी जा रही हो और जांच पड़ताल के दौरान इन चीजों पर कोई असर पड़ रहा हो जी। कैटेगरी सी होता है जहां पर हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो जो स्कीम बनाया गया है गवाहों की सुरक्षा के लिए, द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में बनाया गया था। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि गवाह के घर पे सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं जी। निरंतर पेट्रोलिंग किया जाता है गवाह के घर के आसपास में, है ना। गवाह के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल्स हैं, SMS मैसेजेस हैं फोन पर, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। यदि आवश्यक हो तो एक थ्रेट एनालिसिस किया जाता है और थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यदि आवश्यक होता है उस रिपोर्ट के आधार पर तो गवाह को कहीं और भी रिलोकेट किया जा सकता है। साथ ही साथ गवाह को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी।
सर, गवाहों की सुरक्षा को लेकर तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि गवाह कौन होते हैं। तो सर, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को, और गवाह के हक क्या कुछ हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, गवाह जो होता है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी मामले से संबंधित कुछ देखा हो या सुना हो या उस विषय के बारे में जानकारी रखता हो, और वह व्यक्ति अदालत को बता सके, पूरा विवरण दे सके कि यदि कोई घटना हुई है या कोई और एक्टिविटी है जिस विषय में जानकारी चाहिए अदालत को एक निर्णय तक पहुंचने के लिए, उस विषय में जानकारी दे सके, ऐसा व्यक्ति गवाह होता है। जैसे एक उदाहरण यदि मैं दूं तो मान लेते हैं यदि कोई एक्सीडेंट हुआ जी, तो कोई भी राहगीर जो उधर से गुजर रहा है और जिसकी नजरों के सामने वो एक्सीडेंट हुआ जी, वह व्यक्ति गवाही दे सकता है कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ। जी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वही व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से कुछ देखा हो या डायरेक्टली सुना हो या जिस चीज के बारे में जानकारी रखता हो, उस व्यक्ति को गवाह कहा जाता है और वही गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। अब यदि गवाह के अधिकारों की बात करें जी, तो कोई भी गवाह, उसको यदि थाने में पुलिस अधिकारी बुलाना चाहती है जी, जांच पड़ताल के लिए या पूछताछ के लिए, जी, तो उसके लिए प्रावधान है कि जहां पर जो भी थाना है जी, ना, जो उस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, जी, वह या तो उसको उसी थाने में बुला सकता है, गवाह का निवास वहां पर हो, है ना, ऐसे स्थान पर हो, वहां पर बुला सकता है, जी, या फिर जिस थाने में वह पुलिस अधिकारी कार्यरत है उससे जो नजदीक के थाने हैं, है ना, पड़ोसी थाने, जी, उस न्याय क्षेत्र में ही बुलाया जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है। जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूछताछ के लिए कहीं सुदूर बुलाया जाए, किसी ऐसे जगह पर जहां कोई वास्ता न हो विटनेस का या घटना का। तो एक तो अधिकार ये है। दूसरा, यदि गवाह जो है, जी, यदि पुरुष गवाह है और उसकी आयु 15 वर्ष से कम है, या फिर गवाह महिला है, तो महिला के लिए वैसे कोई आयु सीमा नहीं है, तो ऐसे गवाहों को जी, सिर्फ उस स्थान के पर ही उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है जहां पर ऐसे गवाह मूल रूप से निवास करते हैं। यदि उस जहां पर बुलाया जा रहा है उस पुलिस स्टेशन में या उस स्थान पर यदि वहां निवास नहीं करते तो उनको नहीं बुलाया जा सकता उस जगह पर। जी, इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 160 में ये भी कहा गया है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 160 के तहत जी, किसी गवाह का बयान दर्ज किया जा रहा है तो उस पर गवाह के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ किसी भी गवाह को जी, कुछ ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिस बयान की वजह से वह व्यक्ति खुद दोषी साबित होता हो, जी, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि मुकदमे या किसी कार्यवाही के दौरान उकसावे या किसी अदालत द्वारा बुलाया गया हो तो गवाह को पुलिस अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार भुगतान भी दिया जाता है, जी, यानी कि खर्च दिया जाता है। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पूछताछ के लिए पुलिस बुला रही है ना, और मान लेते हैं कि वह व्यक्ति अपना काम सब कुछ छोड़ के आ रहा है ना, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति को उसके दिन के खर्चे प्रदान करने की। जी, इसी प्रकार से यदि कोर्ट में समन के आधार पर उस व्यक्ति को बुलाया गया है गवाही देने के लिए तो वहां पर भी डाइट मनी कहते हैं, ये
भुगतान जो है कोर्ट को करना होता है। जी। तो ये अधिकार होते हैं गवाह के। जी सर, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि गवाह को अगर जान का खतरा सता रहा है तो वो ऐसे में क्या कर सकता है? बिल्कुल रेशु जी, अमूमन हमें ये सुनने को मिलता है, ऐसे कई सारे मामले हैं, जैसा आपके कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा, जैसे सैकड़ों मामले हैं जहां पर गवाहों को धमकी दी जाती है और गवाह जो है गवाही के लिए आगे नहीं आ पाते। तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, या तो आरोपी धमकी दे रहा है या आरोपी की ओर से कोई और व्यक्ति इस प्रकार का दबाव बना रहा है या धमकी दे रहा है जान से मार देने की, जी। तो ऐसी स्थिति में जो गवाह है वो या तो पुलिस स्टेशन में जाकर के या फिर कोर्ट में भी जाकर के कंप्लेंट दे सकता है, सेक्शन 195 आईपीसी के तहत, 195A आईपीसी। ठीक है। अब ये जो प्रावधान है ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जी। इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगा और उसमें जांच पड़ताल करके कार्रवाई भी करनी होगी। जी। और इस प्रावधान के तहत यदि आरोपी या कोई भी अन्य व्यक्ति जो भी दबाव बना रहा है वह व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है तो उसको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी। तो जी। सर, बच्चों की गवाही को लेकर भी कई सवाल थे सर, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। बच्चे की गवाही पर कानून क्या कुछ कहता है? रेशमी जी, बच्चे की गवाही के विषय में जो कानून है उसके लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसकी धारा 118 को देखना होगा। यदि इस सेक्शन को हम देखते हैं तो बच्चे की गवाही है ना, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी सक्षमता पर पहले निर्णय करना होता है। जी। अब इस धारा के अंदर ये कहा गया है कि बच्चा सक्षम है या नहीं है, यह केवल बच्चे की उम्र को देखते हुए तय नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत द्वारा। जी। यदि किसी भी अदालती कार्यवाही में बच्चा जो है कोर्ट यदि उसका आकलन करता है और आकलन करके कोर्ट को ये कोर्ट यदि संतुष्ट होता है तो बच्चा प्रश्नों को समझ रहा है ना, और वह सक्षम है जो भी घटना है उसके बारे में विवरण देने के लिए, जी। तो उसको जो है गवाही देने की इजाजत दी जा सकती है। जी। केवल उम्र के आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता। जी। साथ ही साथ कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि गवाही देते समय बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि वह साक्ष्य देने के दौरान सत्य बोलने के लिए बाध्य है। जी। यदि इस बात को बच्चा समझ रहा है और इसकी पुष्टि कोर्ट भी कर लेता और संतुष्ट है इस बात से, तो बच्चे को गवाही के लिए अलाउ किया जा सकता है। जी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बच्चे को जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या वो प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर दे पा रहा है। यदि तर्कसंगत उत्तर दे पा रहा है और समुचित विवरण दे पा रहा है पूरे घटनाक्रम का, तो उसकी गवाही को मान्य माना जाएगा। जी। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट के क्या कुछ निर्देश हैं? देखिए, साल 2017 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे गवाहों की सुरक्षा के लिए, उसका मुख्य मकसद जो था वो ये था कि फेयर ट्रायल जो है यह सुनिश्चित की जा सके। जी। और गवाह जो है वो आगे आकर के गवाही दे सके बिना किसी भय के, यह भी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ इसका मकसद ये भी था कि यदि कोई गवाह अब खतरे में है, किसी प्रकार का दबाव है या किसी प्रकार से उसको धमकियां मिल रही हैं, जिसको वल्नरेबल विटनेस के नाम से जाना जाता है, जी।
तो ऐसे विटनेसेस को गवाही देने के वजह से बाद में उनको विक्टिमाइज ना किया जा सके या किसी प्रकार से उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ जो तीसरा मकसद था कि गवाहों को कोर्ट तक लाया जा सके जी। और गवाही ली जा सके जी। अब इन गाइडलाइंस में सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि जो भी वल्नरेबल विटनेस है उसको एक बार गवाही के दिन से पहले, है ना, किसी अन्य दिन उस गवाह को कोर्ट में लाया जाए ताकि वो वहां के वातावरण को समझ सके जी। और वहां एडजस्ट कर सके जी। और इसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि वल्नरेबल विटनेस भी कॉन्फिडेंस के साथ में गवाही दे पाता है जी। साथ ही साथ सेक्शन 17 जो ये गाइडलाइंस थे उनमें कहा गया है कि वल्नरेबल विटनेसेस जितने भी हैं जी। उनको कोर्ट से कानूनी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। सेक्शन 24 के अंदर कहा गया कि गवाह जब आता है कोर्ट में, है ना, तो उसको कंफर्टेबल फील कराया जाए, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दी जाए जहां पर वो आराम से बिना किसी दबाव के और बिना किसी भय के मुक्त रूप से गवाही दे सके। साथ ही साथ सेक्शन 34 में प्रावधान किया गया है कि अदालत स्वयं जो भी वल्नरेबल विटनेस है ना जी, वो उनको प्रश्नों को समझाए और ये सुनिश्चित करे कि उस गवाह ने प्रश्न को समझ लिया है, उसके बाद ही उस गवाह से प्रश्न का उत्तर लिया जाए। और सेक्शन 38 में प्रावधान ये किया गया है कि गवाह जो भी बयान देते हैं जी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करके उसको सहेजा जाए। जी। ये दिशा निर्देश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बनाए थे। बिल्कुल। और सर, किसी भी केस में जो गवाह होते हैं उनकी गवाही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर ऐसे केस आते हैं जिसमें देखा गया है कि गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं, तो इस पर कोर्ट का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत ही विषम परिस्थिति होती है जहां पर गवाह ने पुलिस के समक्ष तो कुछ और बयान दिया, बाद में जब वही गवाह अदालत में लाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी डर की वजह से जी, या किसी प्रकार के दबाव की वजह से या तो गवाह जो है बयान देने से ही इनकार कर देता है या फिर सीधे कह देता है कि मुझे कुछ याद नहीं है ना। आसान भाषा में कहें तो वो अपने बयान से मुकर जाता है। तो ये स्थिति जो है ऐसे गवाह को हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, है ना, जो कि अपने बयान से पलट जाए। जी। एक मुकदमा था स्वर्ण सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ये कहा गया था कि जो भी इस तरह के गवाह होते हैं, है ना जी, जो कि ट्रायल के दौरान अपने बयान बदल देते हैं, ऐसे गवाह केस के लिए बहुत ही घातक होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर ये चीज कहा गया था कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है जी, कि गवाहों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर न बने, है ना, गवाहों को उनकी गवाही का महत्व जो है वो समझाया जाए कि उनके गवाही से क्या फर्क पड़ सकता है। तो इन चीजों के बारे में चर्चा इस मामले में की गई थी और जिम्मेदारी को समझना और उसको गवाह को समझाया जाना जी, इसकी वकालत की गई थी इस मामले में। जी जी। सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।